नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सर ये क्या दिख रहा है? बाबा की बूटी 2.0। हाँ, बाबा की बूटी 2.0 जो मॉड्यूल 3 है, आई मीन टू से कि जिसमें चैप्टर दे रखे हैं आपके असेसमेंट का, ऑडिट का, इन्वेस्टिगेशन का, डिमांड का, रिफंड का, अपील का, ये वो चैप्टर आसान है, पर फिर भी लगता है कि यार एक बार और कोई रिवाइज करा दे ठीक से तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन चैप्टर्स के बीच जो इंटरकनेक्शन होता है वो ठीक से ग्रिप में नहीं आ पाता, तो बच्चा परेशान होता है। तो मैंने आपको ये चैप्टर्स को और बेहतर ग्रिप में लाने के लिए नया आविष्कार किया है। नाम है इसका बाबा की बूटी 2.0 करके। एट ए ग्लांस आपको थोड़ा एक आइडिया देगी, इंटरलिंकेज बताएगी, ताकि आपकी बेहतर कमांड इन चैप्टर्स के ऊपर बने। मैंने बैच में कराया है, बाबा की बूटी 2.0 से कराया है, लिखवाया था आज से। अब थोड़ा सा और रंग बिरंगा मैंने करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। बाबा की बूटी के 5-6 पेज जो शुरू के हैं, ये आपको मेरी वेबसाइट sirajkumar.com के फ्री रिसोर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो लो भैया, यहां पर प्रोसीडिंग्स आती हैं कई तरीके की। कौन कौन सी आती सर जी? एक आती है डिमांड एंड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स, एक सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आती हैं, और एक आती है आपकी अपीलेट प्रोसीडिंग्स। ठीक है। अगर आप इन तमाम प्रकार की प्रोसीडिंग्स से बचना चाहते हो, क्योंकि यहां पर व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाता है, तो आपके लिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर में आ जाती हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, और उसे बोल देते हैं कि एडवांस रूलिंग प्रोसीडिंग्स के नाम से उसको हम जानते हैं। जहां तक सेक्शंस का जाल बिछा हुआ है, तो उसमें आपका सेक्शन 59 से लेकर 94 तक आते हैं डिमांड एंड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स के चलने में। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक बात को अच्छे से आपके माइंड में सेट कर दूंगा मैं। ठीक है। तो 59 से लेकर 94 तक यहां पर आ जाते हैं। 95 से लेकर 107 तक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में है। 107 से लेकर अपीलेट अथॉरिटी का हिस्सा बन जाते हैं 121 तक, और आपका 122 से लेकर 137 तक यहां आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्शन है एडवांस रूलिंग वाला, ये सबसे शुरू में होना चाहिए था, क्योंकि इसकी जरूरत शुरू में ही है। ये प्रिकॉशनरी है कि आप इस प्रकार के बवाल में ना पड़ो, उससे बचाने के लिए है। लेकिन क्या करें, सेक्शन में सीरीज में आगे नंबर दे रखा है। खैर, तो कुल मिलाकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कहानी टेबल के उस पार की, और वो भी मेरी जुबानी। हमने अब तक जीएसटी को एक प्रोफेशनल के एंगल से देखा, उस कुर्सी पर बैठकर देखा, लेकिन आज डिपार्टमेंटल साइट घूमने के लिए चलते हैं और वहां देखेंगे कि किस प्रकार से प्रोसीडिंग्स को अंजाम दिया जाता है। उस लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव बातें आज हम करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई यहां पर देखिए, मैंने ना शुरू में यहां से आपका बनाया है ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, इंटरलिंकेज करिए मैंने चीज़ों की। जितने भी सेक्शंस के नाम लिए गए हैं उन सबको जोड़ने की कोशिश करिए मैंने यहां तक। 5-6 पेजेस हैं आपके। ठीक है। कैसे कैसे करके बिल्कुल आराम से देखेंगे। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एक व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रेशन कराना बनता है। अब दो बातें हो सकती हैं कि उसने रजिस्ट्रेशन लिया या रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। लिया था बट सस्पेंड करा दिया, तलाक करा दिया, तो एज ऑफ नाउ स्टेटस उसका सिंगल का है। तो भाई जिसने रजिस्ट्रेशन लिया उसके लिए आप बात आती है असेसमेंट की। असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर लॉ। असेसमेंट के बारे में सबसे पहले बोलते हैं कि भाई तुम्हें ना अपना सेल्फ असेसमेंट करके चलना है सेक्शन 59 के अंदर आकर। कभी कभी वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाता है, हाथ खड़े कर देता है कि आई एम अनेबल टू डू द सेल्फ असेसमेंट, सो प्लीज हेल्प मी। तो वहां पर अधिकारी आता है, उसकी हेल्प करता है, और वहां पर प्रोविजनल असेसमेंट का जन्म हो जाता है। क्या लिखा है? वेयर वी आर अनेबल टू डू द सेल्फ असेसमेंट, तो ऑफिसर अलाउ करता है प्रोविजनल असेसमेंट। इनिशियल उसमें क्या कैसे होता है काम? इनिशियली पे प्रोविजनल टैक्स एंड लेटर स्टेज पर जाकर हम अपना फाइनली जो भी डिमांड फाइनलाइज करते हैं, और फाइनलाइजेशन पर जो भी डिमांड रिफंड बनता है उसे इंटरेस्ट के साथ हम निपटा लेते हैं। खैर, ये रूट यहीं पर दफन हो जाता है प्रोविजनल असेसमेंट का, बिकॉज इसमें अधिकारी इनिशियल ही इन्वॉल्व हो गया है, तो गलत होने के चांस ना के बराबर है। तो यहां पर फिर आगे कोई बात है ही नहीं, ये डेड एंड अपना आ जाता है।
लेकिन जहां आपने स्वयं 59 का सेल्फ असेसमेंट किया है, अब आपने रिटर्न वगैरह अपनी फाइल कर दी है, अधिकारी अब यहां पर चेक करेगा कि भाई आपने जो किया है वो सही भी किया है या नहीं किया है। लेकिन उससे भी पहले अब दो बातें हो सकती है। ये तो बोल दिया कि आपको ये है करना है, बट आपने किया कि नहीं किया। हो सकता है आपने अपनी 3B फाइल कर दी हो और हो सकता है आपने 3B फाइल ना करी हो। अगर आपने 3B फाइल कर दिया मतलब असेसमेंट कर दिया है, असेसमेंट कर दिया है, तो फिर ऑफिसर उसे स्क्रूटनाइज करता है अंडर सेक्शन 61। ऑब्वियस सी बात, रिटर्न जब उसके पास पहुंच जाएगी उसको प्राइमा फेसी चेक करेगा। उस चेकिंग के दौरान कुछ भी अगर गड़बड़ घोटाला मिलता है, वो आपको बुलाएगा, बोलेगा भाई साहब ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक कीजिए। आप उसे ठीक कर देते तो ओके, नहीं तो फिर अपना फर्दर एक्शन वो यहां पर लेकर चलता है। ठीक है जी। तो ये स्टेज आती है सेक्शन 61 पर आकर स्क्रूटनी करी जाती है। लेकिन आपको असेसमेंट करना था बट आपने नहीं किया, वो भी दैट इज आपने 3B फाइल नहीं किया है। जब 3B फाइल नहीं करेंगे तो आपको नोटिस वोटिस आते हैं, रिमाइंडर्स आते हैं, फाइल कर दो कर दो कर दो। लेकिन जब नहीं करते हैं तो फिर फाइनली आपका एक्स पार्टे असेसमेंट कर दिया जाता है, जिसे हम एक तरफा प्यार के नाम से जानते हैं, वो कर देते हैं। जो एक्स पार्टे होता है वो किस नाम से होता है? बेस्ट जजमेंट ऑफ नॉन फाइलर अंडर सेक्शन 62 में हो जाता है। आगे बेस्ट जजमेंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेंट अंडर सेक्शन 63। ये कहां से बात आई? ये बात ऊपर से आई, जहां पर ये बोला गया था कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था बट आपने नहीं करवा रखा है, या करवा रखा था तो आपने उसे सरेंडर कर दिया है। तो उसके तार आके यहां जुड़ जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा है तो कॉन्सिक्वेंटली आपने रिटर्न भी फाइल नहीं करी होगी, इट इज नेचुरल। और अगर नहीं करिए तो आपका जो बेस्ट जजमेंट होता है वो एज नॉन रजिस्ट्रेंट के रूप में करवाया जाता है। और एक होता है आपका यहां पर समरी असेसमेंट होता है, जब ऐसा लगता है कि एसएससी के ऊपर कुछ ड्यूज हैं और वो भागने भूगने की तैयारी में है, इंडिया के बाहर जाने की तैयारी में है, तो वह फटाफट एक असेसमेंट करवा दिया जाता है, जिसे हम लोग समरी असेसमेंट के नाम से जानते हैं। राइट बेबी? यस सर। ये सब होने के बाद यहां से आगे बढ़ते हैं प्रभु। जब हम यहां से आगे बढ़े, स्क्रूटनी से आगे बढ़े, तो स्क्रूटनी तो मान लो आपने कर दी, उसने अधिकारी ने कर दी स्क्रूटनी, आपने कॉपरेट किया, जो कमियां थी वो आपने पूरी कर दी, तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उन कमियों को पूरा नहीं करते हैं तो बात आगे बढ़ेगी, अधिकारी अपना फर्दर एक्शन यहां पर लेगा। स्क्रूटनी के बाद वो आपका यहां पर एक नॉर्मल ऑडिट अंडर सेक्शन 65 इनिशिएट करा सकता है। ये एक रूटीन ऑडिट होता है डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे मान लो आईटीसी का चैप्टर है, उसमें लिखा है कि अगर आपने बिल पेमेंट 180 डेज में नहीं किया तो 181वें दिन आपको रिवर्सल करने होते हैं आईटीसी का, स्वयं से, खुद से। अब आप पूछते हो साहब कौन पूछ रहा है, कौन चेक करने आ रहा है? तो वैसे तो नॉर्मली कोई चेक करने नहीं आ रहा, पर हाँ सेक्शन 65 का ऑडिट आ गया तो यहां पर आकर जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा भैया क्या मामला है। तो जो छोटी मोटी कमियां आप करते रहते हैं जिसमें ये कहते कि भाई कौन पूछ रहा है, तो यहां पर आकर अधिकारी पूछ लेता है, सेक्शन 65 में है। रूटीन ऑडिट बाय डिपार्टमेंट होता है, आपको वो अपने ऑफिस बुला सकता है या आपके ऑफिस पर भी आ सकता है और वहां पर आकर वो बात कर सकता है, और विद इन 3 मंथ और एक्सटेंशन 6 महीने का और मिल जाता है। इतने समय के अंदर उसे ये कंक्लूड करना होता है। दूसरा, और क्या कर सकता है? स्क्रूटनी में कुछ गड़बड़ झाला दिखाई दिया, आपने ठीक से कोऑपरेट नहीं किया, वो संतुष्ट नहीं है, उसका कीड़ा अभी तक शांत नहीं हुआ है, तो और क्या कर सकता है? वो आपका 66 के अंदर स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। जब उसे कोई पर्टिकुलर ग्रे एरिया, एक पॉइंट दिखाई दे रहा है कि मुझे इस पॉइंट का इन डेप्थ एनालिसिस करके दीजिए, तो ये करने के लिए एक सीए को या सीडब्ल्यूए को यहां पर अपॉइंट किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट कि जाओ हेराम, तुम्हारे कहने से हम पंपापुर को जाते हैं, आप जाइए और इस व्यक्ति के यहां पर जाकर आप पता करके आओ कि ये किताबें चेक करके आइए और इस पर अपनी रिपोर्ट हमें आप सबमिट कर दीजिए। तो वहां पर वो जाता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। देन डिपार्टमेंट के पास जो केस रनिंग में चल रहा था उस केस को कंक्लूड करते हैं, फिर अपना फर्दर एक्शन टुवर्ड्स द असेसी वो यहां पर लेकर चलते हैं। डिपार्टमेंट और क्या कर सकता है? डिपार्टमेंट यहां इंस्पेक्शन करा सकता है, सर्च करा सकता है, सीजर करा सकता है। इसमें सबसेक्शन 1 आता है और एक 2 आता है। 1 के अंदर आता है आपका आई इंस्पेक्शन
और इसमें आते हैं सर्च एंड सीजर, एसएस आपका यहाँ आता है ISS। तो इंस्पेक्शन में मेन पार्टी का इंस्पेक्शन हो सकता है, जो उसमें एसोसिएटेड अदर पार्टीज हैं उनका भी यहां पर असेसमेंट मतलब इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है और रेड तक यहां पर मारी जा सकती है, ऐसे मालिक बोल दिया जाता है। अगर बात यहीं पर निबट जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बात यहां पर भी नहीं निबटती है, जैसे मान लीजिए ऑडिट कराया, कुछ डिस्क्रिपेंसीज निकली, आप ठीक से आंसर नहीं कर पाए, कुछ समस्या रही, तो अधिकारी बोलेगा बेटा अब तो मामला कुछ और गहरा रहा है। मतलब आपने कहीं पर खुदाई करनी शुरू करी फावड़ा लेकर, लेकिन पता लगा नीचे से टन टन की आवाज आ रही है, तो भाई साहब मामला कुछ और है, एक काम करो जेसीबी बुलाइए। फिर जेसीबी बुलाई जा रही है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम खुदाई शुरू कर देते हैं कि चूहा भी दिख रहा है तो सीधा राइफल लेकर आगे भाई मारने के लिए, नहीं, लठ लेकर आते हैं, पर पता लगा चूहा नहीं भाई साहब कुछ और बवाल है, ये तो अब कुछ बड़ा हथियार लेकर आइए। तो अगर यहां सेक्शन 65, 66 और इनके बाद में तसल्ली नहीं मिल रही है, बेचैनी है, बेचैनी है दिमाग में, दिल में बेचैनी है, तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, आइए इसका देसी इलाज मान देते हैं। अब इस बंदे का देसी इलाज यहां करेंगे तसल्ली वाला, बढ़िया तरीके से, फॉर्मल वे में। इस व्यक्ति को एक शोकॉज नोटिस यहां पर अपना इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 73 और मेलाफाइड है तो 74 के अंदर। इसको इशू करने के 5 कारण हो सकते हैं शोकॉज नोटिस को। आपने अपनी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी नॉट पेड, शॉर्ट पेड या आईटीसी साइड लेफ्ट साइड, ऐसे अगर ये आउटपुट है तो ये मतलब इनपुट साइड, तो आईटीसी जो है अपना लेफ्ट हैंड साइड जो होती है रॉन्गली अवेल्ड या रॉन्गली यूटिलाइज आपने किया है या फिर एरनेस रिफंड क्लेम किया है। ये 5 कारण होते हैं जो कि एक शोकॉज नोटिस को इनवाइट करते हैं। और सेक्शन 73, 74 के पीछे आपका ये एक सपोर्टिव सेक्शन और आता है जो इनका असिस्टेंट बनकर इनकी यहां पर बाबू मदद करके चलता है। यहां डिमांड ऑर्डर बनने के बाद या तो आप अपने डिमांड को पे ऑफ करेंगे, नहीं तो फिर आपके अगेंस्ट में रिकवरी एक्शन ले लिया जाएगा। पे ऑफ कर दीजिए वरना रिकवरी एक्शन यहां पर ले लिए जाएंगे, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है जी। अगर मैं देखिए मैं इसको पूरे को अगर ऐसे जोड़ के देखूं तो ये क्या है, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो शादी, रजिस्ट्रेशन को हमेशा मैंने शादी से लिंक किया, भैया ये शादी है रे, तो शादी करा रखी, शादीशुदा है, यहां करा के रखनी चाहिए थी लेकिन फिर भी अकेला ही घूम रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये बिगड़ जाएगा, हरकतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। असेसमेंट का मतलब होता है प्यार, आहा हा हा हा, इसका मतलब प्यार, पहले शादी हो रही है फिर प्यार हो रहा है, तो ये है आपका सेल्फ असेसमेंट, खुद से प्यार। प्रोविजनल असेसमेंट, कच्चा कच्चा प्यार, मैं तुमसे प्यार तो करती हूं पर एज ए फ्रेंड, ये कच्चा कच्चा प्यार होता है। ठीक है। एक होता है बेस्ट जजमेंट, नॉन फाइलर, ये है आपका यह एक्सपर्ट एक तरफा प्यार। समरी असेसमेंट, फटाफट वाला प्यार, ये कौन सा होता है सर जी? अब मुझे नहीं पता, इतना डेप्थ मुझसे मत पूछो। ठीक है। और यहां अगर हम बातों को और अच्छे से लेके चलें, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप किसी डॉक्टर के पास में गए हैं, तो डॉक्टर आपकी ना नब्ज, अब शादी हो गई, प्यार हो गया, अब बीमारियां भी तो हो सकती हैं, कभी कभी तबीयत भी तो खराब हो सकती है, तबीयत जब खराब होती है तो डॉक्टर ना नब्ज पकड़ कर देखता है कि आखिर आपको परेशानी क्या है। तो ये स्क्रूटनी जैसा होता है कि भाई चेक कर रहे हैं क्या मैटर है। अब बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहां पर आपके टेस्ट कराए जाते हैं, तो ये करा दिया भाई साहब, एक्सरे यहां पर करा दिया जाता है जो कि रूटीन टेस्ट टाइप में आता है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सरे में दिखा कि अच्छा इस यहां दिक्कत है, तो एक्सरे के आधार पर अब डॉक्टर चाहता है कि यार एक इस पर्टिकुलर पॉइंट को और जूम इन करके दिखाया जाए और फाड़ के दिखाया जाए बढ़िया तरीके से रिपोर्ट में, तो उसके लिए आपका ये एमआरआई कराई जाती है। एमआरआई क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट को और एलैबोरेट करके एक्सपेंड करके बताती है वहां पर आकर। ठीक है सर जी। उसके बाद में फिर एमआरआई आई, पता लगा बीमारी तो गंभीर है, तो फिर उसका इंस्पेक्शंस किए जाते हैं। इंस्पेक्शन ऐसे मानो जैसे किसी व्यक्ति को ऑपरेट करने से पहले, उसका ऑपरेशन करने से पहले प्री ऑपरेशन जो टेस्ट किए जाते हैं, एक प्रकार की इन्वेस्टिगेशन वैसी है। उसका देखा जाता है शुगर लेवल क्या है, ब्लड का फ्लो क्या चल रहा है, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी की बॉडी को ऑपरेट करने से पहले। जब बॉडी इस लायक होती है कि ऑपरेट कर सकते तो ऑपरेशन किया जाता है। सर्च एंड सीजर क्या है, ये चीर फाड़ करना, ये भैया अपना ऑपरेशन यहां पर करवा दिया जाता है, ऐसे मालिक बात करते हैं। आगे चलते हैं यहां से बात जब नहीं बनती है तो इधर पीछे बोला गया था कि भाई रिटर्न ही फाइल आपने नहीं करी तो एक्स पार्टी कर देते हैं। मतलब ये इलाज चल रहा था, पहले नब्ज पकड़ के देखा, एक्सरे कराया, एमआरआई कराई,
ये इंस्पेक्शन वगैरह यहां पर सब कराया है ना। इधर क्या है सर, रिटर्न ही फाइल नहीं करी, मतलब वो डॉक्टर के पास गया ही नहीं। डॉक्टर के पास गया नहीं, डॉक्टर क्या करेगा, एक तरफा इलाज करेगा। जैसे होता ना, लिखा होता है रोगी को बिना बताए या बिना बुलाए इलाज कराएं, शर्तिया इलाज दादी का खुद दीवारों पे लिखा होता है। एक तरफा इलाज बांध दिया जाएगा, ये एक तरफा इलाज है, इनका इलाज बांध दिया एक तरफा, इसका इलाज बांध दिया, और क्या फटाफट वाला है ही है भाई साहब। पर आपको पता है कभी कभी जो होता है फटाफट वाला प्यार जो होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर ऐसा कुछ हो गया है कि जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय ले लिया गया है, तो वैसे वाले केस के अंदर इसके तार कहाँ के जुड़ रहे हैं, उसका फिर देसी इलाज बांध दिया जाता है। क्या करते हैं, देसी इलाज उस व्यक्ति का यहां पर लाकर मालिक बांध दिया जाता है। देसी इलाज क्या है सर, देसी इलाज मतलब जो जड़ी बूटी वाला जो हकीम वैद्य जी अपना करके चलते हैं, ये वो है। ऊपर चल रहा था आपका अंग्रेजी इलाज कि नब्ज पकड़ा, एक्सरे, एमआरआई, ऑपरेशन, ये वो। अगर इस सबसे भी थोड़े फुंसी में चैन ना मिल रहा है तो फिर देसी इलाज चलेंगे, लंबा करेंगे लेकिन जड़ से खत्म कर देंगे। इस प्रकार का इलाज यहां पर बांध दिया जाता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और ऊपर से देखिए, फटाफट वाले प्यार के अंदर भी अगर गलती हो गई है तब भी सीधा देसी इलाज पर आकर ही कनेक्शन किया जा रहा है, बातों को यहां पर लाकर कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे, हाँ सर जी एकदम ठीक है, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक बात बताइए, अगर व्यक्ति ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है और मामला थोड़ा गंभीर है, तो क्या इस बंदे को बिना स्क्रूटनी वगैरह के ही यहां पर शोकॉज नोटिस आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस बेबी, शोकॉज नोटिस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई पहले ऑडिट स्क्रूटनी करी जाएगी, वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए कहां से आ रहा है यहां से चल दिया, यहां से आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, ये स्क्रूटनी वगैरह ऐसी की तैसी में जान दो, बिना इसके भी डायरेक्ट आपको शोकॉज नोटिस यहां पर डाला जा सकता है। एक और पॉइंट इसमें कनेक्ट कर रहा हूं मैं आपका, मैं यहां से भी पॉइंट कनेक्ट करके चल रहा हूं मालिक, ये वाला पॉइंट भी मैंने कनेक्ट यहां पर कर दिया है। क्या मतलब ये स्क्रूटनी हो चुकी है, स्क्रूटनी के बाद क्या क्या हो सकता है, अधिकारी 65 में ऑडिट कर सकता है, स्पेशल ऑडिट कर सकता है, या फिर ये भी यहां पर कर सकता है, या फिर चौथा पैर हमने और डाल दिया। कितने पॉइंटों के, पहला 1 2 3 और भाई साहब ये 4 फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लिए जा सकते हैं आफ्टर द स्क्रूटनी। मुझे एक बात बताइए, देसी इलाज तक पहुंचने के कितनी जगहों से रास्ते आ रहे हैं? सर देखिए एक तो वो है सर कि रिटर्न आपने फाइल नहीं की, डायरेक्ट शोकॉज नोटिस आ सकता है, एक बात तो ये रही। दूसरा सर, अगर स्क्रूटनी हुई है, स्क्रूटनी के बाद भी यहां पर आ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 65 के बाद आ सकते हैं, 66 के बाद आ सकते हैं, 67 के बाद आ सकते हैं सर, और द 64 का अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वहां से भी यहां पर आ सकते हैं। और आने की वजह सिर्फ 5 हो सकती हैं, आउटपुट टैक्स, नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी, नॉट टेकन, शॉर्ट टेकन, या फिर एरनियस रिफंड, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। आई होप ये चक्रव्यूह आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर तार किस प्रकार से भिड़े हुए हैं, किस पॉइंट की कहां पर क्या अहमियत है, ऐसे करके यहां पर दिखाया जा रहा है। राइट सर। उसके बाद भैया जी, अब जैसे हमने बोला था आपको कि भाई यहां पे या तो पे ऑफ कर दीजिए, वरना रिकवरी यहां पर आकर आपके पीछे लग जाती है। सर ये क्या सेक्शन है, अभी आ रहा हूं, नोट की चिंता मत करो। यहां पर रिकवरी आपके पीछे लग जाती है। रिकवरी में क्या आता है, जनरल सेक्शंस आपके पहले कुछ बताए जाते हैं। सेक्शन 78 आता है जो बताएगा रिकवरी का टाइम क्या रहता है। सेक्शन 79 बताएगा रिकवरी का मोड क्या रहेगा। टाइम मतलब कितने समय बाद रिकवरी होगी, जैसे आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ डिमांड ऑर्डर ये आपकी यहां पर शुरू हो जाती है जी, है ना। और एक्सेप्शन केस में 3 महीने से पहले भी शुरू हो सकती है। रिकवरी का मोड क्या रहेगा, क्या रिफंड से एडजस्ट करके चलेंगे या आपकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेंगे, क्या करेंगे, मतलब किस तरह से करेंगे। फिर है रिकवरी इन ईएमआई, अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो रखी है तो कमिश्नर साहब चाहे तो यहां पर ईएमआई सुविधा आपको दे सकते हैं, रिकवरी उसमें की जा सकती है। ये प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है उसे वॉइड कर सकते हैं अगर आपने बैड इंटेंट के साथ में प्रॉपर्टी को यहां वहां कर दिया है तो। सेक्शन 82 बोलता है जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं आपके अनसिक्योर्ड ड्यूज होते हैं, जब लिक्विडेशन में या इंसॉल्वेंसी में चले जाते हैं तो वहां पर इनका स्टेटस प्रेफरेंशियल ड्यूज का दिया जाता है। प्रेफरेंशियल ड्यूज का मतलब होता है कि जब अनसिक्योर्ड का नंबर आता है तो वहां पर इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। 83 के अंदर यहां पर प्रिकॉशनरी प्रोविजनल अटैचमेंट किए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति का केस ऊपर फंस रहा होता है, दिख रहा बेटा डिमांड ऑर्डर बनने वाला है, तो इन बिटवीन असेसी कहीं अपनी प्रॉपर्टीज को दाएं बाएं ना कर दे, इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पर
हम उसकी प्रॉपर्टी को फ्रीज कर देते हैं, यहां तक उसके बैंक अकाउंट तक को भी फ्रीज कर दिया जाता है, जिसमें कोई लेन देन नहीं होता जब तक कि डिमांड वगैरह की जो कार्रवाई है वो अपनी पूरी नहीं हो जाती हैं, ऐसे मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है सर जी। और ये क्या है, ये स्पेसिफिक सेक्शंस अपने आते हैं। रिकवरी फ्रॉम होम, पैसे कौन देगा बे, पैसे कौन देगा बे। अगर माइनर का केस है तो रिकवरी आ गई है तो वहां पैसे कौन देगा। एचयूएफ खंडित हो जाती है, कुछ लाइबिलिटीज ड्यूज बन रहे थे, वहां पैसे कौन देगा। पार्टनरशिप फर्म है, क्या फर्म के साथ साथ पार्टनर भी लायबल होंगे। इस प्रकार की चर्चा आपसे यहां पर की जाती है रिकवरी के अंदर। तो हमने कहा था कि डिमांड अगर पे नहीं की तो रिकवरी के घोड़े दौड़ा जाएंगे, और रिकवरी में दोनों बातें बता दी कि भाई इन जनरल कौन कौन से प्रोविजन काम कर रहे हैं, रिकवरी का टाइम क्या होगा, मोड क्या होगा, कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, किन किन तरीकों में की जाएगी, रिकवरी में ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी, वो तमाम प्रकार की बातें आपकी यहां पर करी जाती हैं। उसके बाद सेक्शन 68 और 69 आएंगे आपके। ये जो सेक्शन अलग अलग थलग से पड़े ना, इनका कनेक्टिविटी है नहीं, नॉर्मल सेक्शंस हैं। सेक्शन 68 के अंदर बात करता है कि रोड पर गड्डी जब जा रही होगी कि गड्डी चली है, छलांगा मार दी, तो अधिकारी आपकी गड्डी को हाथ देकर वहां पर रोक सकता है। सेक्शन 69 उल्टा का रखा, ऐसे ऐसे अपोजिट एक दूसरे के, ये और ये। तो 69 के अंदर क्या है, अरेस्ट कर लेना, मतलब अरेस्ट मुझे ऐसा लगता है जैसे चमगादड़ को उल्टी लटकी रहती है ना, वैसे करके यहां पर मुझे ये नजर आ रहा है, व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है सर जी। और 3 सेक्शन आपके ऐसे हैं जिसमें एक बात कही जाती है, कोऑपरेट कोऑपरेट कोऑपरेट। कौन कोऑपरेट करेगा, जो मेन पार्टीज के अगेंस्ट केस चल रहा है वो यहां कोऑपरेट करके चलेगी। दूसरा, उससे जुड़ी हुई जो सेकेंडरी पार्टीज होती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो आपके वेयरहाउस कीपर हो, ये भी यहां पर कोऑपरेट करके चलेंगे। और तीसरी बात, जो बाकी अधिकारी लोग सरकारी महकमे से ताल्लुकात रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, रेलवे ऑफिसर्स हो गए, एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, यहां तक कि ब्लॉक का अधिकारी हो गया, या फिर ग्राम पंचायत का व्यक्ति हो गया, या ग्राम प्रधान हो गया, ये तमाम प्रकार के लोग सरकार की इस जीएसटी डिपार्टमेंट की मदद करेंगे। अगर इनकी जरूरत पड़ती है तो ये मना नहीं करके चलेंगे। तो मेन पार्टी कोऑपरेट करेगी, बीच में बैठा रखी मेन पार्टी, सेक्शन 71 है। इधर आजू बाजू में आपकी जो बाकी पार्टीज हैं वो, और जो ऑफिसर लोग हैं, पुलिस, रेलवे ऑफिसर, ये वो सब यहां पर अपना ये सब के सब कोऑपरेट मालिक करके चलेंगे। तो ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। ओके सर जी। सर ऊपर 2 सेक्शन रह गए थे। हाँ, सेक्शन अछूते हैं, ये अछूते मतलब ये कनेक्टिविटी से बाहर जा रहे हैं। सेक्शन 76 बोलता है कि अगर आपने टैक्स के नाम पर टैक्स से ज्यादा वसूल कर लिया है, वसूल करना चाहिए था 5% से, बट एक्चुअली कर लिया आपने 12% से, जो 7% आपने एक्स्ट्रा ले लिया है, व्हाट इज दिस, ये आपका अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स है जो आपने एक्स्ट्रा वसूल कर लिया है। ये पैसा पाप का है, आपको पैसा सरकार को यहां पर देना पड़ जाएगा। राइट बेबी, यस सर। और यह इंटर कन्फ्यूजन है। ये क्या मतलब होता है, ये होता है लाइक जो ना करना था कर गई, मैं कित जाके मर गई, मैं बावड़ी बावड़ी बावड़ी। मतलब क्या, मतलब ये है कि मान लीजिए ट्रांजैक्शन थी तो आपकी इंट्रास्टेट, बट आपने उसे ट्रीट कर लिया एज इंटरस्टेट, तो क्या होगा, तो आपने गलत, यहां सीजीएसटी एसजीएसटी भरने चाहिए थे, भर दिया कुछ और आपने, तो जो गलत भर दिया है उसका रिफंड लीजिए, जो भरना चाहिए उसे भरिए। तो पहले क्या होगा, रिफंड होगा, पहले भरना पड़ेगा, पहले सही वाला भरिए, फिर गलत जो भर दिया उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक सर जी। एंड उसके बाद फिर हमारी चर्चा और आगे बढ़ती है। तो डिमांड और रिकवरी की आपकी ये प्रोसीडिंग्स यहां पर चलती थी। पहली वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं जहां पर आपके सेक्शन नंबर 59 से लेकर 94 तक के इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो आपके यहां पर मालिक आ जाते हैं। ऐसे करके प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सर गिनवाओ जरा कहां कहां पे। देखो सेक्शन नंबर आपका जो 59 है बाबू मेरे, वो भैया जी ये 59 ये रहा, 60 ये रहा, 61 स्क्रूटनी वाला आपका ये रहा, 62 में ये रहा, 63 में बाय जजमेंट इसका, 64 के अंदर यहाँ पर ही आ जाता है, 65 में ऑडिट है, 66 में स्पेशल ऑडिट है, 67 के अंदर इंस्पेक्शन सर्च सीजर है, 68 यहाँ अलग पड़ा हुआ है बेचारा, कहाँ गया बे इधर पड़ा हुआ अलग, ये रहा कि रास्ते में रोको रोको गाड़ी रुकवाने की पावर है, और 69 के अंदर अरेस्ट करने की बात कही गई है। 70, 71, 72 कोऑपरेट करके चलते हैं। फिर 73 से तार आपके यहाँ जुड़ते हैं, ये वाले डिमांड ऑर्डर हो गया, बोनाफाइड, शोकोज नोटिस डिमांड ऑर्डर बोनाफाइड, शोकोज नोटिस डिमांड ऑर्डर मेलाफाइड आपका यहाँ पर आ जाता है प्रभु जी। एंड उसके बाद में जो बाबू यहाँ पर सपोर्टिव सेक्शन है आपका ये वाला तो 75 है, 76 आपका ये रहा अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स है, और 77 इंट्रा इंटर इंटू पिंटू चिंटू मिंटू 77 एक जैसे आपके यहाँ पर ये आ जाते हैं। 78 से आपका लग जाता है भाई साहब रिकवरी प्रोसीडिंग्स की, हम लोग यहाँ पर बात करना शुरू कर देते हैं रिकवरी प्रोसीडिंग्स की। तो यहाँ पर सेक्शन 78 में रिकवरी का टाइम
बताता है, 79 में रिकवरी का मोड बताता है, 80 के अंदर आपका रिकवरी इन ईएमआई करवाने की बात हम करके चलते हैं, 81 में आपका जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात करता है, 82 ये रहा, 83 ये रहा, और 84 से लेकर 94 तक आपके यहां पर आ जाते हैं रिकवरी किससे करी जाएगी, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है, ओके सर जी। तो ये थी आपकी डिमांड एंड रिकवरी वाली प्रोसीडिंग्स थी। इनकी इंटरकनेक्टिविटी इस प्रकार से आ रही थी, कौन सा सेक्शन कहां पर घुसा हुआ है, कहां देसी इलाज है, कहां इंस्पेक्शन है, कहां सर्च है, कहां सीजर है, कहां एक्स पार्ट है, कहां दूसरा पार्ट है, कहां समरी असेसमेंट है, समरी असेसमेंट नहीं फेल हुआ तो तार कहां जाके जुड़ेंगे, स्क्रूटनी के बाद तार कहां जाके जुड़ेंगे, रिटर्न फाइल नहीं करे तो क्या होगा, असेसमेंट नहीं कराया तो क्या होगा, प्रोविजन असेसमेंट कहां है, ये पूरा का पूरा जो बवाल था वो आपको मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। आगे आता है सिविल। यूं ही नहीं बन गया था ये डायग्राम, कहता है यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं, बहुत समय लगा था इसको बनाने में बाबा की बूटी को। सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर आकर, जहां पर पेनल्टी और पनिशमेंट अपने दिए जाते हैं प्रभु जी। तो यहां असेसी हैज कमिटेड एन ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस करता है तो आपका इस चैप्टर में स्वागत है, स्वागत है उस व्यक्ति का। क्या क्या है ऑफेंस? डू, जो नहीं करना था, नॉट डू, जो करना था, जो ना करना था कर गई, मैं कितने जाके मर गई, मैं बावड़ी बावड़ी बावड़ी, तो बावड़ी तो भैया ऑफेंस बन गया। और ऑफेंस अगर बना है तो यहां पर सिविल ऑफेंस बन सकता है या आपका तो सिविल लायबिलिटी आपके सर पड़ेगी, और क्रिमिनल ऑफेंस पड़ गया आपके ऊपर तो भैया क्रिमिनल लायबिलिटी में आपका यहां पर स्वागत कर दिया जाएगा। ठीक है जी। सिविल ऑफेंस, सिविल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहां एक तो हम लोग पेनल्टीज की बात करके चलते हैं, ठीक है, और दूसरा सीजर एंड कॉन्फिस्केशन की बात भी यहां पर करी जाती है। पेनल्टीज लगाई जाती है इंसान के ऊपर, और सीजर कॉन्फिस्केशन का होता है भैया जी यहां पर ये गुड्स का करवा दिया जाता है। क्या बोलते हैं, यहां पर आपके सामने सेक्शन 121 आता है, सॉरी 122, सेक्शन 122 आएगा जिसके अंदर 21 तरह के ऑफेंस दिए हुए हैं, जिसमें ये बोलता है कि पेनल्टी 10,000 और टैक्स इवेजन विच एवर इज हायर, कुछ इस तरह की बात यहां पर करी जाती हैं। जनरल पेनल्टीज आपको लगाई जाती हैं। सेक्शन 125 यहां पर आता है जिसमें रेजिडुअरी पेनल्टी है कि अगर कोई ऑफेंस 122 में ना कवर हुआ हो तो उसको पेनल्टी यहां पर लगा दी जाएगी। सेक्शन 123 और 124 बीच में है, ये असेसी के लिए नहीं है, बाकी कुछ और महकमे होते हैं जहां से हमें कुछ रिपोर्टिंग चाहिए होती है, अगर वो रिपोर्ट्स हमें नहीं मिलती हैं तो वैसे वाले मामले में उनके ऊपर भी यहां पर पेनल्टी लगा दी जाती है। कुछ रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ठुकाई पिटाई बहुत कर ली है, कुछ रिलैक्सेशन किया जाएगा कि माइनर ब्रीच होने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, सेक्शन 126 बोल के चलता है, और गवर्नमेंट पेनल्टी को वेव ऑफ कर सकती है। और सेक्शन 127 कहती है क्या, तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं जलना मुझे आता है, कहती है क्लैरिफिकेशन। पेनल्टी इंपोज हो सकती है आपकी इंडिपेंडेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि पेनल्टी लगवाने के लिए टैक्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो होनी जरूरी है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता है, अकेले अकेले पेनल्टीज को भी लगाया जा सकता है। राइट बेबी, यस सर। उसके बाद में आपके जब कॉन्फिस्केशन पे आते हैं तो सेक्शन 68 का मैंने जिक्र लिया है, सेक्शन 68 दे रखा था वहां पर, और देखिए इसकी जरूरत असल में यहां पर होती है, यहां होती है जब रास्ते में गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी को रुकते हैं, रोको रोको भाई गाड़ी रोको रे, गाड़ी चली है छलंगा मार दी, पावर टू स्टॉप द ट्रक, रोको, रोकने के बाद में भाई गाड़ी के पेपर ला, गुड्स के पेपर ला भाई, और सेक्शन 129 के अंदर ये सीजर कर दिया जाता है। सर ये सीजर तो पहले भी हुआ था सेक्शन 67 के अंदर ना बाबू, ये ऑन द वे है, ये रास्ते में इन ट्रांजिट आपका सीजर किया गया है गुड्स का और गाड़ी का। वो जो सीजर आप पीछे पढ़ रहे थे सेक्शन 67 के अंदर वो आपके प्रीमाइसेस से किया गया था। सेक्शन 130 आता है कॉन्फिस्केशन की बात करेंगे, सीजर के बाद अगला स्टेप होता है कॉन्फिस्केशन का, और फिर यहां पर आता है सेक्शन 131 कि सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज बोथ आर इंडिपेंडेंट। अगर सिविल लायबिलिटी आपके ऊपर ठोक दी गई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्रिमिनल लायबिलिटी में कोई किसी प्रकार की रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बोथ आर इंडिपेंडेंट। राइट, उसके बाद आगे बात करते हैं यहां पर आकर क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर ऑफेंस की बात करते हैं। जेल करावेगी करावेगी, यहां पर जेल और कोर्ट कचहरी की हम लोग बात करके चलते हैं। सेक्शन 132 आता है जिसमें 9 तरह के ऑफेंस हैं, पहले 12 होते थे अभी 9 हैं, यानी कि ये जो 21 तरह के ऑफेंस दिख रहे हैं ना, इन्हीं में से ये 21 तरह की बहुएं थी, इनमें से कुछ बहुओं को इधर लाया गया जो खतरनाक सास के रूप में तब्दील हुई। ये 9 चमेली माया कलुआ भूरा, सुनो ये 9 वो ऑफेंस जो आपको जेल तक करवा सकते हैं रे। अच्छा, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं एंड जिनमें पनिशमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, बिना बेल के हो सकती है,
जेल और बेल दोनों हो सकते हैं। अप टू 5 साल तक यहां पर आपको सजा का प्रावधान मिल सकता है, ऐसा लिखा है सेक्शन 132 के अंदर। सेक्शन 69 की एक्चुअल पोजीशन यहां पर थी, लेकिन है वो डिमांड रिकवरी सीरीज का पार्ट है, बट यूज उसका यहां पर है कि भाई यहां आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और 133 नॉट रेलिवेंट एंड 134 के अंदर बोलता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर मुकदमेबाजी में घसीट रहे हो, कोर्ट लेके जा रहे हो, तो इसके लिए डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर की परमिशन जरूरी है। और 135 बोलता है कि कोर्ट ये प्रज्यूम करके बैठ जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये काम डेलिबरेटली किया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सलाखों के पीछे तब तक नहीं डाला जा सकता जब तक ये काम उसने डेलिबरेटली यहां पर ना किया हो, वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है। तो सेक्शन 135 है प्रिजम्पशन ऑफ कल्प्रिट मेंटल स्टेट। तो कोर्ट ये प्रज्यूम करके बैठता है कि हाँ आपने काम जानबूझकर किया है। अगर आपको बचना है तो आप ये सिद्ध करो कि ये काम आपने जानबूझकर नहीं किया है। 136 रेलिवेंट नहीं है। 137 के अंदर ऑफेंस बाय कंपनीज और जो उसके डायरेक्टर होते हैं उनको किस प्रकार से सजा मिलती है उसकी बात करेंगे। और 138 के अंदर है पैसा लेकर अपराधों पर पर्दा डालना, उसके बारे में कंपाउंडिंग की बात यहां पर करी जाती है, ऐसे करके मालिक। तो देखिए वहां पर आपके सेक्शन 94 तक के कवर हो चुके थे। यस सर। उसके बाद बाबू हम बात को और आगे की तरफ बढ़ाकर चलते हैं। आगे क्या निकल कर आता है, आइए इसमें डिस्कस करके देखते हैं भैया जी। जी तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी अपलेट प्रोसीडिंग्स की तरफ मूव करते हैं। और वहाँ पर क्या दे रखा है, अब डिमांड रिकवरी, पेनल्टीज, पनिशमेंट, ये वो के बाद में दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है भाई साहब। तो व्यक्ति रोए तो रोए कहाँ, जाएँ तो जाएँ कहाँ, खाएँ तो खाएँ क्या। तो यहाँ पर आती हैं आपकी अपलेट प्रोसीडिंग्स और इनकी शुरुआत कुछ इस तरह से की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं एक डिमांड ऑर्डर इशू होता है, इसको कैसे पढ़ना है, बॉटम टू टॉप पढ़ना है। डिमांड ऑर्डर एक बन जाता है, इन सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। डिमांड ऑर्डर आपका यहाँ पर बनता है, पे कर दिया इट्स ओके, पे नहीं किया अगर आपने, और इसमें समय होता है आपके पास 3 महीने का, पे कर दिया तो ओके, नहीं तो भाई फिर तक गए। तो वैसे करके है। और फिर तो आप पे नहीं करते तो चले जाते हैं यहाँ पर अपील करने के लिए, अपलेट अथॉरिटी होती है, वहाँ अपील करते हैं। तो वहाँ से बात नहीं बनती तो जीएसटी अपलेट ट्रिब्यूनल की तरफ मूव कर जाते हैं, जहाँ पर आपकी प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच होती है। फिर आगे चल के हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक की बात करी जाती है। अगर फैसला आपके प्रिंसिपल बेंच का था, जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई वाले मुद्दे ही सुने जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दूसरा एक और चोर रास्ता होता है जो सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए ही खुलता है। आप यहाँ से निकलकर अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट का अपलेट अथॉरिटी के पास जाने का समय खत्म हो गया है, तो वो यहाँ रिविजनरी अथॉरिटी आरए के पास 108 में जा सकता है, डिपार्टमेंट ओनली। और आरए के बाद फिर वही अगला रूट पड़ जाता है जीएसटी अपलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के बाद में या तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एज द केस मे बी की तरफ मूव ऑन करके चलते हैं। सेक्शन 107 से लेकर 121 तक यहाँ आते हैं। सेक्शन 107 में फर्स्ट अपील फाइल की जाती है। सेक्शन 108 के अंदर आपका पैरेलल ये रिविजनरी अथॉरिटी आ जाती है। 109 से लेकर 116 तक आपके यहाँ पर फॉल करते हैं। प्रैक्टिकली 109 से लेकर 114 तक यहाँ आते हैं। और जो आपका 115 है इसमें ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आता है। 116 के अंदर आपका 116 के अंदर आपका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आता है। और इसके अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट, उसकी बात करी जाती है। 17 में हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, 18 के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं 118 में। 119 के अंदर ये कहता है कि भाई अगर आप कोर्ट जा रहे हो तो वैसे वाले मामले के अंदर आपको अपने ड्यूज को पे ऑफ करके जाना पड़ेगा, चाहे आप कोई से भी कोर्ट में जा रहे हो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो या फिर अपना हाई कोर्ट जा रहे हो। पहली दूसरी स्टेज पर अपील फाइल करने के लिए आपको प्री डिपॉजिट्स करने होते हैं। कोर्ट में जाने के लिए आपको पहले ड्यूज को फाइनली पे ऑफ करना होता है। सेक्शन 120 के अंदर बोलता है कि डिपार्टमेंटल अपील फाइल नहीं हो सकती स्मॉल केसेस में। 121 में बोलता है कि नोबडी कैन फाइल एन अपील, कोई अपील फाइल नहीं कर सकता। कुछ ऐसे मैटर आएंगे जहां पर कोई अपील फाइल नहीं करी जा सकती है।
तो 107, 8 ये सब अपने यहाँ तक 121 तक अपने मालिक हो जाते हैं, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो ये है आपकी पूरी प्रोसीडिंग्स बाबा की बूटी 2.0 के अंदर। डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग 59 से लेकर 94 तक देखी है हमने। 107 से लेकर 121 तक अपलेट हैं, 122 से लेकर 137 तक अपनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आती हैं, और यहाँ पर अपनी ये जो एडवांस रूलिंग प्रोसीडिंग्स है उनका यहाँ पर शुभारंभ करा दिया जाता है जी मालिक। इस प्रकार से ये बात चलती है। और आइए अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और भैया जी यहां पर आ जाते हैं, ये आपका पहला चैप्टर है इसमें आके, और पहला चैप्टर आपका है असेसमेंट का। ठीक, एक लड़की थी दीवानी सी, गलियों से गुजरा करती थी, शायद कहना था कुछ उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे तो बस यही पूछा करती थी, ये असेसमेंट कैसे होता है, ये असेसमेंट क्यों होता है, ये असेसमेंट कब होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता, राइट डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर लॉ। असेसमेंट क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर लॉ। इट इंक्लूड्स खुद से प्यार, कच्चा प्यार, दूसरा प्यार, हा 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 हा, बे जजमेंट असेसमेंट, एक तरफा प्यार, एक्स पार्टी यहां पर कर दिया जाता है। असेसमेंट कब होता है सर? सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त। कैसे होता है? अरे कैसे होता है, मल्टीप्लाई करके होता है, डरा खड़े खाम खा बिना बात के। क्यों होता है? अबे टैक्स ड्यूज को जानने के लिए कौन करता है बे? या तो खुद करेंगे या करवाएंगे, डिपार्टमेंट अधिकारी करेगा, हुआ कि इनमें दो में से कोई एक करेगा। हाँ पहला सेक्शन आता है यहां पर आपका 59 सेल्फ असेसमेंट। आप जरा बाबा की बूटी का मैं कहता हूं प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, और इसको अपने सामने रखना और चेक करते रहना कि आप जो सेक्शन पढ़ रहे हो, हेलो, बाबा की बूटी का प्रिंट आउट लेके अपने साइड में रखना, और जो भी सेक्शन पढ़ो उस सेक्शन की पोजीशनिंग जरूर देख लेना। हम ये सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं 59, उसके बाद 60, 61, 62, कौन सा सेक्शन की पोजीशनिंग क्या है वो आप जरूर देखकर चलेंगे। तो क्या बोलता मालिक 59 में ये बोला गया है कि भाई देखिए, सेल्फ असेसमेंट का जमाना है, आपको स्वयं इस बात का फैसला करना है। क्या करना जी? कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो खुद से अपनी लायबिलिटी को यहाँ पर असेस करके चलेंगे, और अकॉर्डिंगली अपना 3B जो है वो फाइल कर देंगे, जो आपका रिटर्न फॉर्म बनता है उसे आप फाइल कर देंगे, राइट। GSTR 3 नहीं 3B करना है, यहाँ पर 3B अपना फाइल करके चलेंगे, वेरी सिंपल। अगला सेक्शन आता है यहाँ आपका 61 रीअसेसमेंट का। पोजीशन जरूर देख लीजिएगा कहाँ पर है। तो 59 के बाद वो थोड़ा 60 नंबर ना साइड में पड़ जाता है, तो सीधा ट्रैक पे चलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि 59 के बाद क्या क्या होता है। रिटर्न फाइल नहीं करी तो अलग मैटर है, रिटर्न फाइल अगर कर दी है तो सेक्शन 61 आएगा। 61 के बाद में आपके फिर ये सेक्शंस और आ जाते हैं, यहाँ 61 आएगा, 62, 63, 64, हम ऐसे घूमने वाले हैं ये, और एट द एंड देख लेंगे अपना सेक्शन प्रोविजनल असेसमेंट भी देख लेंगे, राइट बेबी? हाँ सर। तो सेक्शन 61 है उनके लिए आता है जिनकी रिटर्न फाइल हो गई है, रिटर्न फाइल ही नहीं होगी ये आएगा ही नहीं। बोलता भाई साहब टैक्स पे कर दिए, 3B आपने अपना फाइल कर दिया है, या जो भी CMP 08 आपका बनता है तो कॉम्पोजिशन वालों फाइल कर दिया है, अधिकारी उसका प्राइमा फेसी चेक करके चलता है। अगर उसे कुछ लगता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, वो बताएगा, डिस्क्रिपेंसीज को बताएगा कि भाई ये दिक्कत आ रही है, जरा पूछ ठीक करो। तो आपको समय दिया जाता है 30 डेज प्लस एक्सटेंशन का समय आपके पास में होता है, और फिर अधिकारी अपना रिएक्शन लेगा कि वो आपके जवाब से संतुष्ट है या नहीं है। अगर संतुष्ट है तो ओके, अगर वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उसका फर्दर एक्शन क्या हो सकता है? उसका फर्दर एक्शन हो सकता है सर 65, 66, 67, और ध्यान दीजिए ये यहाँ से ये 4 पॉइंट हैं, 73, 74, यानी कि शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर, 4 ऑप्शन ले सकता है। शो कॉज नोटिस, डिमांड ऑर्डर, ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च सीजर, ये सब यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। आप देख लीजिए सेक्शन 65 का ऑडिट है, ये स्पेशल ऑडिट है, ये 67 में है, और ये आपका 73, 74 के अंदर ये सब कर सकता है। आई होप यहां आपको मदद मिल रही होगी बाबा की बूटी से। अब आपके सेक्शन 62 और 63 यहां पर आ रहे हैं। 62 और 63 की आप पोजीशनिंग देखिए कहां पर हैं।
भाई साहब ये रहा आपका 62 बे जजमेंट ऑफ नॉन फाइलर। नॉन फाइलर हम किसे कह रहे हैं? उसे कह रहे हैं कि जिसको रजिस्टर्ड व्यक्ति था, ऊपर से देखिए जो बंदा भाई साहब रजिस्टर्ड था, रिटर्न फाइल करनी बनती थी पर फाइल नहीं करी है, तो उसका एक्स पार्टे होने के लिए जा रहा है यहां पर आकर नॉन फाइलर के रूप में। ठीक है, यस सर। क्या बोलते हैं? देखिए मैंने पूरी कथा बताई है, सेक्शन 62 के साथ एक सर्कुलर आता है, उसको भी मैंने ऐड ऑन कर दिया है। आपको एक मैसेज आता है, अलर्ट मैसेज, प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो अच्छी बात, नहीं करी है पीरियोडिक या फाइनल रिटर्न, तो आपको पोस्ट डेटेड एक आपको मैसेज यहां पर और आएगा, जिसे हम रिमाइंडर मैसेज के नाम से जानते हैं। ठीक, रिमाइंडर मैसेज आने के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपको फॉर्मल नोटिस आएगा, जिसमें लिखा होगा, मतलब ड्यू डेट के 5 दिन के बाद आ जाता है वो, कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए, वरना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आपके कान पर फिर भी जू नहीं रेंगती है, आपने फिर भी रिटर्न अपनी फाइल नहीं करी है, अब वो आपका यहां पर अधिकारी मरता क्या नहीं करता, बे जजमेंट करके चलेगा। उसके लिए समय सीमा होती है उसके पास में कि 5 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न डेट से 5 साल के भीतर भीतर वो कर सकता है। ड्यू डेट है ये, ड्यू डेट से कर सकता है। और एक्स पार्टे एक तरफा करने के लिए, बिकॉज आपने तो कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं किया, तो वो देखेगा आपका GSTR 1 देखेगा, पीछे से 2 भी आ रहा है, आगे पीछे का सारा जो डेटा है जो उसको मिलता है, ई-वे बिल वगैरह मिलते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये सारा जो डेटा इकट्ठा करने के बाद में फिर वो अपना भाई साहब इसे करके चलेगा। और फिर इकट्ठा जब डेटा कर लिया है और आपका बे जजमेंट कर दिया, जिसमें बड़ी उल्टी पुल्टी सी डिमांड निकाल के आपके सामने रख देगा, अब क्या करना है? या तो आप चुपचाप अपने जो ड्यूज बनते थे, जो आपको लगता था कि भाई साहब भर जाऊंगा, भाई साहब छोड़, या तो आप अपने ड्यूज को चुपचाप पे कर दीजिए, हाँ फाइल रिटर्न फाइल कर दो भाई चुपचाप, एंड जो भी अपना बनता है। तो ऐसे में जो बे जजमेंट उल्टा पुल्टा अधिकारी ने अपनी तरफ से एक तरफा प्यार बना लिया था, तो आप उसको सिद्ध करो कि भाई ये मैटर था, ऐसे करके है। तो 60 डेज के भीतर भीतर, क्या रे, 60 डेज के भीतर भीतर आप इसे यहां पर पे कर दीजिए। अगर आप 60 डेज में पे करके चलते हैं तो आपको क्या क्या पड़ेगा? आपको यहां पर जो टैक्स का पैसा है वो देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको यहां देना पड़ेगा, प्लस अंडर सेक्शन 47 की लेट फी होती है वो आपको यहां पर देनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप अभी भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं बे जजमेंट होने के बावजूद भी, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि फिर आपके ऊपर रिकवरी एक्शन लिया जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। राइट, यस सर। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, अगर आप इन 60 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो आपको एक और नेक्स्ट 60 डेज का मौका मिलता है कि आप इतने समय के अंदर भाई साहब कर दो मान जाओ, आखिरी मौका दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अगले 60 डेज के अंदर करते हैं, पहले 60 दिन मिल गए और अगले 60 डेज का समय मिलता है, तो वैसे में क्या होगा कि आपको एक और, यानी जो टैक्स लग रहा था वो लगेगा, जो इंटरेस्ट लग रहा था वो लगेगा, साथ में जो आपको लेट फी लग रही थी अंडर सेक्शन 47 वो लगेगी। इसके साथ एक और नया बवाल अब आपके लिए यहां पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपको एक एडिशनल फी का पेमेंट और करना पड़ेगा। क्या है वो एडिशनल फी? अंडर सेक्शन 62 में आपकी लगाई जाएगी एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डे। 60 दिनों के बाद जितने भी आपका डिले हुआ है उतने के लिए आपको लगा दी जाएगी। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश द वैलिड रिटर्न विद इन 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर, he may furnish the same within a period of 60 days on payment of an additional late fee 100 rupees per day of the delay beyond 60 days of the service of the said assessment order। वो वाली बात आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर ऐसा करते हो तो जो हमारा बे जजमेंट था उसको यहाँ पर विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये कौन है? ये लोग हैं नॉन रजिस्ट्रेंट। जरा मानचित्र में देखिए, मैप के अंदर देखिए इनकी पोजिशनिंग क्या है। इनकी पोजीशनिंग ये है, ये वो लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेना बनता था भाई साहब, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या लिया था लेकिन सरेंडर कर दिया है। तो ऐसे व्यक्तियों को कॉन्सिक्वेंटली रिटर्न फाइल नहीं हुआ होगा, एंड फिर फाइनली कॉन्सिक्वेंटली इनका सेक्शन 63 के अंदर हम एक तरफा असेसमेंट यहां पर करवा देते हैं। साहिब क्या बोलता है? जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉट ऑब्टेन्ड या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड बट सरेंडर्ड, एज ऑफ नाउ स्टेटस सिंगल का उसका आ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों का अंडर नॉन रेजिस्टेंट कैटेगरी इनका बेस्ट जजमेंट इधर ही कर दिया जाएगा।
वही 5 साल के भीतर भीतर फ्रॉम द ड्यू डेट, हाँ अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड पक्का पक्का दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऐसे वाली बात यहाँ पर कर दी जाती है। अब ये है आपका, यहाँ पर शक्ल देख लीजिए इसकी, भागने की फिराक में है, इसे बोलते हैं फटाफट वाला असेसमेंट, समरी असेसमेंट इसे कहा जाता है। जब असेसी जल्दबाजी में हो, ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया के बाहर भागने वाला है, ये काफ़ी सारे गवर्नमेंट ड्यूज को लेकर भाग जाएगा, तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो दया करना ही पड़ेगा। तो सरकारी अधिकारी इसका फटाफट वाला असेसमेंट यहां पर कर देता है, पर जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात पड़ जाती है, तो वैसे वाले केस के अंदर अगर कोई मिस्टेक पाई जाती है विद इन 30 डेज के भीतर भीतर, इफ द ऑर्डर ऑफ एरनियस है फाउंड बाई ऑफिसर या सुओमोटो पता लगता है विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, तो ऐसे वाले केस के अंदर समरी असेसमेंट को विड्रॉ कर लिया जाएगा एंड उसके बाद जो फॉर्मल देसी इलाज है उसे यहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा, सेक्शन 73 74 को फॉलो अप कर लिया जाएगा। ठीक, इसमें एक बात और मैं बताऊं आपको, ये भागने की फ्राक में है और यहां पर समरी असेसमेंट हो जाता है, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक ऑर्डर पास होने के 3 महीने के बाद रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है एज पर द प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 78, बट समरी असेसमेंट के अंदर चूंकि हमें थोड़ी जल्दबाजी है, तो यहां पर आपका जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं वो आपकी बाबू मेरे विद इन 3 मंथ्स भी अपनी इनिशिएट करी जा सकती हैं। इस बात का भी आपको ठीक से यहां पर ध्यान रखना होगा। ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है जी, डन डन डन। कहाँ है सर ये आपका सेक्शन 64, ये रहा। यहाँ समरी असेसमेंट कर दिया जाता है और अगर कुछ दिक्कत पाई गई, इफ गलत ऑर्डर पास हो गया भाई सुओमोटो और विद इन 30 डेज ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पर भाई अपना ये कर देगा, बात ऐसे हो जाएगी और यहाँ पर आकर ये करवा दिया जाएगा। दूसरा, इन बिटवीन रिकवरी के लिए ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा है कि इस व्यक्ति का कोई एजेंट शेजेंट यहाँ इंडिया में बैठा था और इस व्यक्ति के गुड्स के ऊपर वो एजेंट वगैरह जो है एक कुंडली मारकर बैठा हुआ, उसके पोजीशन में गुड्स था, तो उस गुड्स को लेकर बेचा भी जा सकता है। गवर्नमेंट अपने ड्यूज को पूरा करने के लिए ऐसा यहां पर कर सकती है। इट इज रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 64, राइट। अब आता है आपका प्रोविजनल असेसमेंट और ये आता है आपका अंडर सेक्शन 60 में मालिक आता है। क्या लिखा है इसमें, देखो मैं दिखाता हूं इसकी पोजिशनिंग क्या है। ऊपर से देखिए रजिस्ट्रेशन टेकन है, असेसमेंट की बात हो रही है, सेल्फ या प्रोविजनल, ये रहा। ये यहाँ पर आता है प्रोविजनल असेसमेंट कि जब कोई दिक्कत पड़ रही होती है, हम खुद नहीं कर पाते हैं, तो ऑफिसर अलाउ करता है प्रोविजनल, इनिशियली पे प्रोविजनल टैक्स, लेटर ऑन डिमांड रिफंड के साथ बात कर ली जाती है। क्या है पूरा माजरा, आइए चेक करते हैं अपना यहाँ पर आकर मालिक। मान लीजिए ईयर एंड डिस्काउंट का मैटर पड़ता है और ये ऑफर निकाला गया कि अगर कोई व्यक्ति साल भर में 1 लाख या उससे ज़्यादा यूनिट हमसे परचेज कर लेगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम लेटर स्टेज पर जाकर भाई साहब जी 1 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर ऑफर करके चलेंगे, ऐसा बोल दिया जाता है। तो शुरुआती दौर में तो बिलिंग अपनी 10 रुपये के हिसाब से ही यहाँ पर करी जाएगी, नॉर्मल तरीका जो अपना होता है, लेकिन अगर वो 1 लाख यूनिट परचेज कर पाया तो 1 रुपये का डिस्काउंट हम उसको यहाँ पर पास ऑन करके दे देंगे। ठीक है, यस सर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम इनिशियली सरकार को जो टैक्स भरेंगे वो किस रेट से भर के चले। सर ऑब्वियस सी बात है, अभी डिस्काउंट आपका फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो ऐसे वाले केस के अंदर जो 9 रुपये बनते थे उसी के हिसाब से जीएसटी का, सॉरी जो 10 रुपये थे नॉर्मली, उसी के हिसाब से जीएसटी का पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन सर मतलब वो अलग बात है, बट सर प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई अगर हमने कर दिया है तो वैसे वाले केस के अंदर आकर ना वो ऑफिसर की चॉइस है, ऑफिसर चॉइस, ऑफिसर की चॉइस है वो यहाँ पर आकर कि भाई वो क्या करें, हमसे जीएसटी किस भाव से लिया जाए। हालांकि हम कस्टमर से 10 रुपये के हिसाब से ही हम चार्ज करके चलेंगे, लेकिन ये अधिकारी की चॉइस है, वो हमें लोअर साइड पर भी दे सकता है और हायर साइड पर भी बात कर सकता है। अगर वो हमसे यहाँ पर मान लीजिए हायर साइड पर अगर उसने हमसे लिया है तो मतलब 12,000 रुपये बनेंगे यहाँ पर आकर, और अगर लोअर साइड पे लिया है तो भैया ये 10,800 वो हमसे यहाँ पर लेकर चलेगा। अगर हमसे लोअर साइड पे कराया है तो वो डिपार्टमेंट अनसेफ मोड पे है, तो हमसे यहाँ पर डिफरेंशियल अमाउंट का एक बॉन्ड भी ले सकता है। इवन डिफरेंशियल अमाउंट से ज़्यादा की वैल्यू का होता है ये, क्योंकि इस तरह के मामले में अगर शुरू में लोअर पे था तो बाद में अगर लोअर पे ही हुआ फिर तो नो डिमांड नो रिफंड, लेकिन बाद में अगर हायर पे हो गया तो यहाँ पर डिमांड का केस बन जाता है। क्योंकि जैसे डिमांड का केस भविष्य में बन सकता है तो डिपार्टमेंट यहाँ अनसेफ मोड पर आ जाता है। सो इसलिए वो हमसे एक सेफ्टी बॉन्ड यहाँ पर लेकर चलते हैं। अगर शुरू में हमारा ये हुआ था भैया जी हायर साइड पर ही हुआ था और बाद में भी फाइनलाइज अपना हायर साइड पर होता तो नो डिमांड नो रिफंड, और अगर लोअर साइड पे हुआ तो यहाँ पर रिफंड बन जाएगा, इतने रुपये का रिफंड बना दिया जाएगा।
इनिशियली अगर हम बात करें तो 6 महीने का समय दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर फर्दर 6 मंथ का और फर्दर जिससे फर्दर 6 मंथ का एक्सटेंशन और मिल सकता है और 4 साल का मिल सकता है कमिश्नर साहब से। तो इस प्रकार की बातें यहां पर करी जाती हैं। अब बात आती है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर बात डिमांड की है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा है। क्या है? जैसे मान लीजिए ये 1/4/2018 है, ये आपका महीना था ये वाला। इस महीने की जो ड्यू डेट पड़ती थी ये पड़ती थी, ठीक है। आपने यहां पर प्रोविजनल असेसमेंट ले लिया था, इस महीने के लिए लिया था यहां पर आकर, और भाई साहब यहां आपका ये फाइनलाइजेशन हो जाता है 1/5/2019 को हो जाता है। और फिर जो भी डिफरेंशियल बात थी उसका पेमेंट शेमेंट जो है अपना वो यहां पर आकर बात हो जाती है जी। तो अब मुझे बताइए, अब क्या था अगर इंटरेस्ट का केस बनता है, मतलब डिमांड का केस बनता है कि आपने शुरू में 10,800 का पेमेंट यहां पर कर दिया था जी, 10,800 का पेमेंट आपने यहां पर कर दिया था, लेकिन फाइनलाइज हुआ आपका ये 12,000 पर आकर, तो आपको 1,200 रुपये और यहां पर पे करने हैं। तो आपका ब्याज, और आपने 1,200 रुपये का पेमेंट यहां पर कर दिया है। मुझे बताइए आपके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो कहां से कहां तक का लगाया जाएगा। सर ब्याज लगेगा 1,200 रुपये के ऊपर, और ड्यू डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आप पेमेंट करें तब तक का लगाया जाएगा, यानी कि 21/5/2019 से लेकर 21/5/2018 से लेकर 1/10/2019 तक का आपको यहां पर मालिक ये ब्याज लगा दिया जाएगा। इसमें एक और बात आती है, अगर मान लीजिए आपने इन बिटवीन सपोज करो 10/4/2019 को आपने कुछ, आपको दिख रहा था कि यार आपका फाइनलाइजेशन आपके फेवर में नहीं आने वाला है और आपको कुछ देना बनेगा यहां पर आकर, तो ऐसे में आपने क्या किया कि बिफोर फाइनलाइजेशन आपने बाबूजी यहां पर एक काम कर लिया। क्या कर लिया? आपने 400 रुपये बीच में ही पे कर दिए। तो अब कैसे करेंगे? तो शुरू में आपके 1,200 रुपये आउटस्टैंडिंग रहे। थीम क्या है कि जितना पैसा जितने समय आउटस्टैंडिंग रहा है उतने समय का आपको यहां पर ब्याज पे करना पड़ जाता है। तो शुरू में आपका 1,200 रुपया यहां पर ये रहा था, और 1,200 रुपया कहां से कहां तक रहा था? 21 मई 2018 से लेकर 10/4/2019 तक आपका 1,200 रुपये ड्यू रहा था, उसका ब्याज ये बन जाता है। उसके बाद चूंकि 400 बीच में पे कर दी, तो अब बैलेंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका 800 रह जाता है। वो 800 रुपये आपके यहां से चलते हैं, और इस डेट के बाद 11/4/2019 से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट 1/10/2019 तक आपका ये ब्याज लग जाएगा। इस प्रकार से टोटल ब्याज आपका यहां पर कैलकुलेट कर दिया जाएगा साहब। अगर बात करते हैं रिफंड की, तो रिफंड के जो प्रोविजन है ये गवर्न हो रहे हैं सेक्शन 54 के द्वारा, जहां पर RFD 01 फाइल करना होता है, उसमें विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनलाइजेशन वहां से करना होता है। और उसमें इंटरेस्ट का बड़ा मजेदार नियम दे रखा है। क्या दे रखा है कि जब भी आप अपना अप्लाई करके चलेंगे तो उसके 60 डेज के भीतर भीतर पैसा आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर 60 डेज में पैसा क्रेडिट नहीं किया जाता है तो फिर आपको यहां से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। ये मेरा रेलिवेंट मंथ था, ये इसकी यहाँ पर ड्यू डेट बनती थी, ठीक है। और यहाँ पर आकर चीज़ें अपनी फाइनलाइज हो जाती हैं और आप इस पॉइंट पर आकर रिफंड के लिए अप्लाई करते हो। अब ये चेक करना, और यहाँ पर आपका रिफंड एक्चुअली कर दिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं बताऊँ कि अगर आपके जो फर्स्ट 60 डेज होंगे, क्या रे, जो भी आपके फर्स्ट 60 डेज हैं, मान लो यहाँ पर तक आपके 60 दिन पूरे हो गए थे, तो यहाँ तक तो भाई साहब आपको कोई ब्याज मिलने वाला नहीं है। आपको 61वें दिन से इस पीरियड का यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा, ओनली इतने से पीरियड का आपको ब्याज दिया जाएगा। तो ये आपका कब हुआ है रिफंड अप्लाई? 1/7/2019। अब जरा यहाँ से आप 60 डेज काउंट करें, तो महीना मेरा ये था अपना जुलाई का, तो 30 दिन जुलाई के, और भैया जी यहाँ अगस्त में ये हो गया 31 अगस्त। 61वें दिन से ब्याज लगना शुरू होगा, 60 दिन बाद से। तो 31 अगस्त से ब्याज लगना शुरू होगा। 31 अगस्त से लेकर 1/10/2019 तक, क्या 1/10/2019 तक आपको यहां पर ये ब्याज लगा दिया जाएगा, जो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। हाँ, ब्याज का जो रेट है वो आपका 6% का यहां पे रहेगा, और ऊपर डिमांड केस में 18% का इंटरेस्ट का रेट मालिक वहां पर रह के चलता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये सर्कुलर है, इसको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगला चैप्टर आता है आपका एडवांस रूलिंग का, लेकिन अभी मैं आपको ये चैप्टर नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपने देखा था अगर हम सीक्वेंस को देख के चलें तो भाई साहब थोड़ा सा ये चैप्टर बीच में अटकता है, क्योंकि अभी हमारा फ्लो कहाँ चल रहा है, अभी हम इन सेक्शंस के घेरे में हैं। अब इस ग्रुपिंग को छोड़कर मैं यहाँ भाग के आऊँ तो ये ठीक नहीं लगता है, मैं इस ग्रुप में घुस जाऊँ आके। इसको भी देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम इसको कंप्लीट जरा करने की कोशिश करते हैं। तो 59 से लेकर 59, 60, 61, 62, 63 और 64 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, समरी असेसमेंट तक हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू अवर अनदर चैप्टर। एडवांस रूलिंग के बाद अगला चैप्टर जो अपना आ रहा है वो है भैया जी ऑडिट इंस्पेक्शन का। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 65 है और आपका भैया जी सेक्शन 66 है। 2 सेक्शन आपको ऑडिट के देखने के लिए मिलेंगे।
और फिर उसके बाद में आपका सेक्शन 67 भी आने वाला है। ये आपका सेक्शन 67 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अगर मैं अपने आप को इस समय लोकेट करके देखूं बाबा की बूटी के अंदर, तो इस समय मैं कहाँ हूं? मैं पढ़ने जा रहा हूं सेक्शन नंबर 65 यहां पर आकर। ठीक है जी। यहां तक कैसे पहुंचते हैं? बंदा रजिस्टर्ड है, हाँ है, रिटर्न फाइल कर दी, हाँ कर दी है, स्क्रूटनी वगैरह हाँ हो गई है, ठीक है, अच्छी बात है। और तो यहाँ से कुछ मिला, कुलू मिलता, कुछ मिलता है, तो रूटीन ऑडिट यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है। यहाँ पर कुछ एक्सरे उक्सरे कराएंगे, फिर यहाँ पर एमआरआई है, फिर ये लगातार साइड बाय साइड जो 3 सेक्शंस हैं इनको हम देखने के लिए जा रहे हैं। सो आर यू रेडी? यस सर। और कौन दिक्कत वाली बात सर जी? हमें तो है नहीं। देखो दिक्कत तो हमें भी ना है। तो आइए देखते हैं आपका सेक्शन नंबर 65 मालिक। तो सेक्शन 65 इज जस्ट लाइक दिस एक्सरे। क्या बोलते हैं इसमें? ये एक रूटीन ऑडिट होता है। ये 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के अंतराल पर किया जा सकता है। इवन एक लाइक जब ऑडिट कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें 1 साल का पीरियड भी काउंट हो सकता है, या मल्टी ईयर भी काउंट हो सकते हैं, या इवन हाफ ईयर भी काउंट वहां पर किया जा सकता है। पार्ट ऑफ द ईयर का भी ये ऑडिट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 65 में। ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, या तो वो अपने ऑफिस में आपको बुला लेंगे, या आपके ऑफिस में वो आकर बैठ जाएंगे। ऑडिट कंडक्ट ऐसे किया जाता है। चिट्ठी देंगे आपको एडवांस में कि आप अपने पेपर पूपर जो भी है इकट्ठे कर लीजिए, आएंगे हम ऑडिट करने के लिए। 15 दिन का एडवांस नोटिस आपको दिया जाता है, और 3 महीने के भीतर भीतर ऑडिट खत्म करना होता है। कहां से 3 महीने? अगर अधिकारी के ऑफिस में है तो जिस दिन आप कंप्लीट पेपर्स अवेलेबल करा देंगे, या फिर आपके यहां आके वो शुरू किया है ऑडिट, तो वहां से 3 मंथ्स। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक्सटेंशन भी इसमें मिल जाएगा। 6 महीने तक का एक्सटेंशन यहां पर अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद ऑफिसर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अगर आपने कॉपरेट किया है, कुछ छोटी मोटी कमियां निकली हैं, कुछ पेमेंट शेमेंट निकले हैं, मेरा भी निकला था एक बार 1.5 लाख के आसपास का पेमेंट, वो आप पे ऑफ आपने कर दिया है, वो तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी। और अगर आप वहाँ पर चपड़चू करते हैं, कॉपरेट नहीं करते हैं, या जो छोटी मोटी जो कमियां निकली हैं उनकी जो भरपाई नहीं करते हैं, पेनल्टी शनल्टी जो भी बनती है आपके प्रति, तो वैसे वाले केस में फिर अधिकारी का अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप बाबा की बूटी के मुताबिक देख सकते हैं। सेक्शन में 65 से अगर बात नहीं बनती है तो फिर वहां से हम सीधे देसी इलाज बांधने के लिए आगे जा रहे हैं, शोकॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। वही बात आपकी यहां पर बताई जाती है जी। ठीक, 15 दिन का नोटिस हो गया, और ये हो गया जी 3 महीने के भीतर खत्म करना, 6 महीने का ही होता है। सेक्शन 66, वक्त मिला तो तेरी जुल्फों को संवार दूंगा, अभी उलझा हूं जरा वक्त को सुलझाने में। आधा ही आता है बस। उसके बाद में तो ये क्या है, ये एमआरआई यहां पर कराई जा रही है ऐसे करके। तो जब किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स की कुछ इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है तो ये एमआरआई कराते हैं ऐसे अधिकारी। अगर किन्हीं प्रोसीडिंग्स के दौरान वो फंस गया है और उसे किसी पर्टिकुलर पार्ट के लाइक आईटीसी में या वैल्यूएशन को लेकर कुछ जानकारी ज़्यादा गहरी इकट्ठी करनी है, तो वो सीएसीएमए को अपॉइंट करेगा, और अपॉइंट करके बोलेगा जाइए हमारा ये असेसी है, इसका पास जाइए और वहाँ जाके इसका इन एरियाज़ का ऑडिट करके आप लाइएगा। इधर डिपार्टमेंट असेसी को बोल देता है कि तुम्हारे पास ये वाले सीए साहब आएंगे, आप कोऑपरेट करना, जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज मांगे आप दे देना, हम भेज रहे हैं इनको। एडवांस में असेसी को सूचना होती है। सीएससीएमए उसके पास में पहुंचेगा, ऑडिट करके लाएंगे, उसने पूरा कोऑपरेट किया, और ऑडिट रिपोर्ट अब ये डिपार्टमेंट को पकड़ा देंगे। डिपार्टमेंट उस ऑडिट रिपोर्ट को यूज करते हुए जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी एसएससी के प्रति, उन प्रोसीडिंग्स को पूरा करेंगे। लेकिन एक बात और यहां पर बोलने योग्य है कि अगर वो जो रिपोर्ट आई ऑडिट रिपोर्ट, अगर वो एसएससी के एडवर्स जा रही है, तो उसमें लिखी हुई एडवर्स बातों को ध्यान में रखते हुए केड़ा सा डिमांड ऑर्डर बनाने से पहले उस असेसी को भी एक बार मौका दिया जाएगा कि देख ये रिपोर्ट आई तेरे अगेंस्ट जा रही है और हम ऑर्डर पास करने वाले हैं, कुछ बोलना है तो बता दे, कुछ बोलना है तो बोल दे।
पर ऐसा होता नहीं, सब फेस ऐसा है। ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखा है नीड टू कंडक्ट ड्यूरिंग एनी स्क्रूटनी या इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, या कुछ चल रहा हो मैटर तो वहां पर आईटीसी नॉर्मल लिमिट में नहीं है, बड़े फ्लक्चुएशंस हाई जा रहे हैं या वैल्यूएशन को लेकर कोई मुद्दा फंसा हुआ है तो ये करके चलेगा। सीएससीएमए की फीस डिपार्टमेंट ही देकर चलेगा। ऑडिट रिपोर्ट का टाइम 90 + 90 डेज का यहाँ पे रखवाया जाता है। नोटिस दे दिया उस पर्सन को, ये नॉमिनेट किया जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम इतना है, आप पॉजिटिव बीइंग हर्ट दी जाएगी अगर एडवर्स रिपोर्ट है तो। और अगर मान लीजिए यहाँ से बात नहीं बनती तो फिर फॉर्मली शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर अपना तैयार किया जाता है, क्योंकि यहाँ से अगला तार देसी इलाज का ही जुड़ा हुआ है। ये फैक्ट कतई इरेलीवेंट है कि ऐसे से ये बोले कि नहीं नहीं मेरा तो कॉस्ट ऑडिट हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, इंटरनल भी हो गया, सारे हो गए मैं तो अब मुझे कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है। अबे झंडू, ये वो वाला ऑडिट नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट का ऑडिट है, एमआरआई कराई जा रही है यहाँ पर आकर ना, तो ऐसे मालिक बोल दिया जाता है। दिस इज योर सेक्शन नंबर 66। तो दोनों कंटेंट यहाँ पर लिखा है, सब कुछ मैंने उसके अंदर अपना कवर कर दिया है। अब आता सेक्शन नंबर 67(1) इन्वेस्टिगेशन। दया, अगर 67(1) जो इसके देखिए तार कहाँ जुड़े हुए हैं, ऊपर से देखेंगे आप इसमें कि भैया अरे सेल्फ असेसमेंट है, रिटर्न फाइल कर दी थी, स्क्रूटनी हुई है और भाई ऐसे कुछ करके चक्कर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू किसी प्रकार का मिल रहा है। तो यहाँ पर एक किया जा सकता है, मेन पार्टी का होगा, मेन पार्टी से जुड़ी हुई जो कनेक्टेड पार्टीज हैं लाइक चंगू मंगू बोले तो ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस कीपर, वो लपेटे में आएंगे, है ना। और तो इनका यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर करवा दिया जाता है और कॉन्फिस्केशन यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद में। एंड आफ्टर दैट ऑक्शन होगी और जो भी मनी वगैरह है भाई तो उसको भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो आउटपुट टैक्स ये कब कब होता है? अगर आप आउटपुट टैक्स साइड में देखें तो फॉल्स इनवॉइस आपने दे रखे हैं, ले रखे हैं, फर्जीवाड़ा फैला रखा है आपने, आईटीसी फर्जी बुक कर रखे हैं आपने, है ना। यही आप व्यक्ति क्या क्या कहाँ खेलता है भाई, या तो वो जो ग्रॉस उसका जीएसटी होता है या तो उसे नीचे लाएगा, या आईटीसी से यूज होने वाला था उसे फर्जी बुक करके ऊपर उठाएगा, जिसके चक्कर में जो नेट लायबिलिटी होती है फाइनली वो नीचा दिखती है, यानी कि वो डाउन आती है। ऐसे उलट पुलट काम करके चलोगे भैया तो ऐसा ही है, या कोई और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ करते हो तो ऐसे में सेक्शन 67(1) के मुताबिक आपका यहां पे करा दिया जाएगा भाई साहब इंस्पेक्शन, राइट। ओके सर जी, इंस्पेक्शन होने के बाद अब आगे क्या होगा भाई साहब? इंस्पेक्शन होने के बाद क्या होगा? सर्च एंड सीजर। ये देखिए यहां पर ये ऑपरेशन हो रहा है और ये कुछ टेस्ट हो रहे थे, अलग अलग तरह के टेस्ट हो रहे थे। तो अब ऑपरेशन के लिए व्यक्ति को तैयार कर दिया गया है। ऑपरेशन मतलब रेड मारने के लिए यहां पर तैयार कर दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हाँ सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात दूर दूर तक नहीं है। चलो भैया, अब बात यह है कि जो सर्च एंड सीजर हो रहा है ये आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पर भी हो सकता है, ये आपके घर पर भी हो सकता है। एक तरफ गुड्स है, एक तरफ सर्विसेज है। तो प्रैक्टिकली जो रेड मारने के लिए जाते हैं अधिकारी लोग, तो पहले एक टीम बनाई जाती है। टीम के लिए ऐसा नहीं कि सीनियर ऑफिसर ही बनाएगा, एक इंस्पेक्टर भी टीम बनवा सकता है। वो देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, कहां जाना है, उस लोकेलिटी के हिसाब से बनाई जाएगी, किस प्रोडक्ट में डील करता है वो क्लाइंट। रातों रात टीम बनती है और रातों रात ही वो निकल जाते हैं, ताकि सूरज निकलने से पहले ही दबोच लेते हैं। यहां तक भी ध्यान रखा जाता है कि जिसका रेड मारने जा रहे हैं, पहले रेकी होती प्रॉपर तरीके से कि जिसका रेड मारने के लिए जा रहे हैं वो व्यक्ति कौन से धर्म को मानने वाला है, कि भगवान भोलेनाथ को 4 बजे उठकर वो जल चढ़ा के आता है। अगर ऐसे जाता तो भाई देखना पड़ेगा कि वो मिल जाए आपको। वहां पर जाते हैं, जो भी गुड्स उनको मिलता है उसको सीज करके अपने साथ ट्रक में भरकर ले आते हैं। प्रैक्टिकली जो ट्रक में लाते हैं वो गुड्स लाइक कंप्यूटर, फाइल, पत्थर वत्थर जो भी ये सब लेके आते हैं। टाइल्स का बिजनेस है, पत्थर का बिजनेस है, वेयर हाउस में पहुंच गए, वहां वो पत्थर भर के लाएंगे ट्रकों में? नहीं, ऐसे वेयर हाउस को वहीं के वहीं नजरबंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। तो प्रैक्टिकली गुड्स को लेकर नहीं आते, उसको सील कर देते हैं, साथ लेके आते हैं अपने कागज पत्थर, कंप्यूटर शम्प्यूटर ये सब भर के ले आते हैं। ये कागज मजबूत होना चाहिए, असल बात ये है। तो बोलते हैं कि जो सीज करने योग्य था सीज कर देते हैं, और जो सीज करने योग्य नहीं है उसे वहीं पर नजरबंद कर दिया जाता है और एक पंचनामा भर देते हैं। भाई और बहनों, ये सब करके वो इधर से जो गुड्स होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रेलिवेंट नॉन रेलिवेंट सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ में कैरी करके ले आते हैं। और जो अगर इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट कुछ आ गया, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आ गया, मैडम मांग रही है, तो वैसे में वो रिपोर्ट कार्ड, ऐसी इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट अगर कुछ आ गया है तो 30 डेज के भीतर भीतर वापस कर दिया जाता है
और बाकी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन है उसको तब तक अपने पास रख सकते हैं जब तक कि उसकी नीड है। हालांकि जीरोक्स कॉपी वगैरह दी जा सकती है, अगर मान लीजिए कोई इनवॉइस वगैरह सब कुछ आ गया था और रिफंड क्लेम करना है बंदे को जाकर, तो वहां पर वो चीज जीरोक्स कॉपी उसकी दी जा सकती है आफ्टर टेकिंग द बॉन्ड। खैर, वो अपना यहां पर मेहरबानों आ जाते हैं और आने के बाद में अब क्या होता है, कहानी एक नया मोड़ लेती है कि ले तो आए हो, लेकिन अब आपको एक नोटिस भी डालना पड़ेगा असेसी के ऊपर कि बताइए हम आपके गुड्स को अब कन्फिस्केट क्यों ना करें। तो ऐसे में ये जो नोटिस होता है इसको डालने की समय सीमा होती है 6 + 6 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर। अगर डिपार्टमेंट टाइमली अपना एक्शन नहीं ले पाता है, वो नोटिस नहीं दे पाता है, तो जो भी गुड्स वगैरह लेकर आए हैं सब बाइज्जत लौटाना पड़ेगा। पर ऐसा होता नहीं है, नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के भीतर भीतर ही नोटिस पहुंच जाता है। फिर वो व्यक्ति आएगा और अपना पक्ष रखेगा आकर। अगर वो व्यक्ति हार जाता है तो जो भी गुड्स लेकर आए थे सारा का सारा कन्फिस्केट होगा, नीलामी में बेच दिया जाएगा, और अगर जीत जाता है तो उसका गुड्स उसको वापस कर दिया जाएगा। बस यही बात लिखी हुई है, इतने में नोटिस दिया जाएगा, हार गया तो मौज करो और जीत गया तो भैया ले जाओ अपना, ऐसे करके। ठीक, इस प्रोसेस के दौरान जब रेड मारने के लिए जाते हैं, कोई अलमीरा वगैरह है ये वो, आपने मूवी रेड देखी होगी, आपको ऑफिसर लोगों के साथ में पूरा तमीज से पेश आना होता है और पूरा कोऑपरेट उनको वहां पर करना होता है। ये था आपका सेक्शन नंबर 67(2) करके है। अब सेक्शन 68, 69 ये बीच में घुसे हुए हैं आपके। क्या बोलता है सेक्शन 68 के अंदर? इसमें कहता है कि देखिए, रोको रोको भाई गाड़ी रोको रे। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको पेनल्टी चैप्टर के अंदर, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। यहां से कोई रूल बीच में दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों उल्टे पुल्टे काम कर देता लॉ मेकर कभी कभी, वहां जरूरत है। रास्ते में जब ट्रक को रोका जाता है, अभी जो हम देख रहे थे ये सर्च एंड सीजर जो देखा जा रहा था भाई साहब, ये आपके बिजनेस प्रीमाइसिस से हो रहा था। और ये जो यहां पर गाड़ी को रोकेंगे, रोककर इसके बाद तार जुड़ते हैं सेक्शन अंडर सेक्शन 129 में, तार जुड़ते हैं यहां से आगे जाके, जहां पर गाड़ी रोकी जाएगी और सब कुछ ठीक ठाक है तो ओके भैया निकल जा, और अगर नहीं ठीक ठाक है तो 129 के अंदर रास्ते में इन ट्रांजिट सीजर करवा दिया जाता है। उसके बाद 130 का कॉन्फिस्केशन करवा दिया जाता है। अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर की है तो ही इनको हाथ देकर रोकने का अधिकार वहां पर बनता है, पर वो तो बाद में पता रहेगा ना गाड़ी में माल कितने का था। खैर, अगला पॉइंट आता है यहां पर आपका भैया जी अरेस्ट का। जेल करावेगी रे छोरी, जेल करावेगी। अरेस्ट कब कब हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, यहां पर मैंने कुछ रीजंस लिखे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, मैं रीजंस को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करके आपके लिए लिखता हूं। 4 कारण होते हैं। पहला कारण ये रहा, दूसरा ABCD करके, ये A, ये B और ये C और भैया जी ये D। आपने यहां पर ऐसा है कि आपने यहां पर सप्लाई तो दी, नो बिल, बिल नहीं दिया, नो बिल बट सप्लाई मेड, नो बिल पर सप्लाई मेड। बी में आता है नो सप्लाई बट बिल इश्यूड, जिसको बिल दिया उसे सप्लाई नहीं दी, जिसे सप्लाई दी उसे बिल नहीं दिया, जिसे दिल दिया उसे शादी नहीं हुई, जिसे शादी हुई उसको दिल नहीं दिया। हाँ क्या बात है। और ऐसे में रेसिपिएंट जो इनका होता है वो भाई साहब ITC लेके बैठा है, बिना बिल के या बिना सप्लाई के। एक में बिल नहीं है, एक में सप्लाई नहीं है, और ये रेसिपिएंट यहां पर लेके बैठा है। इसको C स्टेप बोल दिया जाता है भाई साहब, ये C स्टेप पे आता है, ये C स्टेप है। और D स्टेप पे अगर हम बात करें आपसे, तो D स्टेप पे क्या आता है सर जी? D स्टेप पे आता है आपका लाइक कि आपने अमाउंट तो कलेक्ट कर लिया है, परंतु आपने भाई साहब ड्यू डेट से 3 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन आप देने का नाम नहीं ले रहे हो। प्रभु ये 4 महापाप हैं। क्या हैं? 4 महापाप हैं। पेनल्टी चैप्टर में फिर एक बार डिस्कस किए जाएंगे ये 4 महापाप, जिनके लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है, जिनमें सजा कितनी मिलेगी, अरेस्ट का क्या सीन रहेगा।
ध्यान दीजिए, अरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कम से कम आपका 2 करोड़ से ऊपर का मैटर होना चाहिए। 2 करोड़ से या 2 करोड़ तक नहीं है भैया अरेस्ट का सीन। पनिशमेंट क्या मिलेगा वो डिपेंड करेगा, रेंज बना दी गई है कि भाई अगर 2 से 1 ये रेंज है, 2 से 5 तक का मैटर है तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक, और 5 से ऊपर का मैटर है तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा यहां पर दी जा सकती है। ये वाला जो ऑफेंस होता है आपका, अगर इतना हैवी अमाउंट का 5 करोड़ से ऊपर का है तो ये हॉट ऑफेंस बन जाता है। हॉट ऑफेंस वो होते हैं जिसमें जमानत नहीं होती, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजिबल होते हैं। कॉग्निजिबल संगीन अपराध और जमानत तक नहीं होती, और बाकी जो है ये नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल। नॉन एक पर ही आ गया तो बेल पे या उस पे आएगा, कॉग्निजिबल पे आएगा। हाँ याद नहीं होते इसलिए याद कर लिया मैंने। बेलेबल हैं और संगीन अपराध नहीं, बहुत भयंकर वाले नहीं होते हैं, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर का है। इन चारों के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे यहां पर बोल देते हैं। तो जो हॉट ऑफेंस होते हैं उसमें काम फटाफट से होता है, तेजी से होता है। अरेस्ट करने के लिए बंदे को कोई अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाउ एवर ये पता होना चाहिए पत्नी को भी कि अरेस्ट किया है कि अपहरण हुआ है, किडनैप हुआ है। अरेस्ट और किडनैप में फर्क होता है। तो 24 आवर के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश करना होता है बंदे को, ठीक है जी। एंड जो आपके वैसे होते हैं ये आपके कूल कैटेगरी में आते हैं, ठंडे में आते हैं, जहां पर पहले अरेस्ट करने के लिए एक अरेस्ट वारंट कि यहां पर भैया जी जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। राइट बेबी? यस सर, यही राइट चॉइस बेबी। आहा, ओके, राइट 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 राइट। अगर आपने रिपीट कर दिया, एक बार हाथ में खुजली हो तो लक्ष्मी आएगी, बार बार अगर खुजली हो रही है तो भैया आपको चाहिए दाद खाज खुजली का दुश्मन बीटैक्स लोशन और मलहम, ठीक है जी। अब ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद अब 3 सेक्शंस आ रहे हैं। आप इमेज देखो भाई साहब, ये मैंने खुद ढूंढ ढूंढ के लगाई हैं, ढूंढ ढूंढ के। भाई साथी हाथ बढ़ाना, सेक्शन 70, 71, 72 है। 70 में मेन पार्टी एकदम बीचों बीच है, इसके दाएं बाएं और लोग बैठे हुए हैं कि भाई आप भी, आप भैया जी, भाई आप भी सेकेंडरी पर्सन। मेन पर्सन बोलो रिक्वायर्ड टैक्सेबल पर्सन टू कोऑपरेट, ऑडिटो, स्पेशल ऑडिटो, ये वो फरांडम का। भाई आप डॉक्यूमेंट देना, रिपोर्ट, जितने भी आपकी प्रोसीडिंग्स इन सब के अंदर ये कोऑपरेट करके चलेगा। जो मांगा जाएगा वो प्रोवाइड करा के चलेगा। 15 दिन के भीतर भीतर चाबी चूबी मांगी जाती है ये भी देकर चलेगा, कोई रिपोर्ट मांगते हैं ये भी देकर चलेगा। जो उसके वश में है, जो दे सकता है वो देगा ऑन डिमांड। जो सपोर्टिव पार्टीज हैं आपकी, जैसे ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस कीपर, एजेंट है, जॉब वर्कर है, भाई अगर हाजिरी बुलाया गया कि हवेली पे आ जाना, फायर करते हुए चले गए, जाना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट मांगे वो डॉक्यूमेंट भी आपको यहां पर देने पड़ जाएंगे। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं कुछ एक, लाइक अगर जैसे मान लो सीजीएसटी का मैटर चल रहा है तो बाकी जीएसटी के अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, ग्राम प्रधान, सब कोऑपरेट 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 एंड कोऑपरेट यहां पर वो करके चलेंगे। इस तरह से आपका यहां पर ये चैप्टर बाबू मेरे कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जरूरत है तो आप यहां पर देख लीजिएगा इसको, अदरवाइज जरूरत तो है नहीं। वैसे भगवान झूठ ना बुलाए कतई भी। राइट बेबी? यस सर। तो ऐसे करके हमारी बात यहां पर भैया जी कंप्लीट हो जाती है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलो मैं अपने अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये वॉल्यूम 3 एंड आपका जो कस्टम्स है मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मैक्स टू मैक्स दिस वीक सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, मैंने जो कस्टम की जो बुक है उसको मैंने समराइज किया है। इन चीज़ों में टाइम लगा, दैट्स वाई थोड़ा सा लिटिल बिट डिले हुआ है आपका ये, क्योंकि मैंने आपके लिए 60 पेज की मात्र तैयार की है, ताज़ा कस्टम लॉ की बुक तैयार की है, जो कि आपके फ्री रिसोर्स में, मेरी जो वेबसाइट है crajkumar.com, उसके फ्री रिसोर्स में है। आप उसके प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। दिस वीक में उसका एक प्रकार से कोशिश करूंगा कि 1 डे में इसको खींच दिया जाए, 1 दिन 2 दिन में इसको खत्म कर दिया जाए, ऐसी कोशिश हम करके चलेंगे। तो ठीक है, तो अगला वीडियो इसका आपको कल दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।